नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम अ, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान की सरकार के लापरवाही की कह दो या निकम्मेपन की कह दो या असफलताओं की कह दो, उसी पे बात करेंगे। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बातचीत शुरू करने के पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने दोस्तों परिजनों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, हम ये जो बात बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें वीडियो को। वो इसलिए कि ये ये चैनल बहुत ही गंभीर विषयों पर बात करता है और वो जनहित में होता है, इसलिए जनहित तक, जन जन तक पहुंचना उसका जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात शुरू करते हैं। राजस्थान की जेलों के बहुत बुरे हाल हैं। अभी हाई कोर्ट के जज साहब ने, एक खंडपीठ ने एक सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि जेलों की इतनी दुर्दशा है कि कुछ बता नहीं सकते। हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर की जो है, उसमें डकैत जगन गुर्जर की जेल में हत्या हो गई। मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जेल में भी अगर कैदी सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ होगा। तो उस पूरे हत्याकांड ने जो है जेल प्रशासन की वो पोल खोल के रख दी है। जो हालात हैं वो दिखा दिए कि राजस्थान के की जेलों की बहुत बुरी हालत है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए इस प्रशासनिक अव्यवस्था पर मुहर लगा दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हमने पढ़ा है कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या हुई है। जेलों में गैंग ऑपरेट हो रही है। मुख्य मुख्यमंत्री तक को जेल से धमकी मिल चुकी है और कैदियों के पास मोबाइल है। ये बात आम बात तो है, ये आम सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन हाई कोर्ट का जज ये टिप्पणी कर रहा है किसी जेल प्रशासन के ऊपर, तो वो बहुत ही सख्त टिप्पणी माननी चाहिए। आखिर कैदियों के पास जो है ये मोबाइल कहाँ से आते हैं, और कैदी जो है गैंग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, बड़ा सवाल है ये। इससे ज्यादा एक जज जेल प्रशासन पर और भजनलाल सरकार की लापरवाही पर क्या टिप्पणी कर सकता है। अदालत पूछ रही है कि घटनाक्रम में कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार थे और क्या कार्रवाई की गई। कुछ कार्रवाई नहीं की गई, क्या कार्रवाई। जेलों की स्थिति पर टिप्पणी मांगी गई है। ये सरकार के लिए शर्म करने वाली टिप्पणी है। ये जेल प्रशासन पर ही नहीं, पूरी सरकार पर या सरकारी तंत्र पर टिप्पणी है, अगर कोई संज्ञान ले तो। लापरवाह भजनलाल सरकार पर राजस्थान की हाई कोर्ट की टिप्पणी ने सरकार के सुशासन के दावों की पोल खोल दी है। जेलों की बदहाल स्थिति बताती है कि सरकार प्रचार में व्यस्त है, जबकि मूलभूत प्रशासनिक जिम्मेदारियां उपेक्षित है। जब अदालत को व्यवस्था पर इस तरह की टिप्पणी करनी पड़े तो आप समझिए कि उस सरकार का कोई धड़ी धोरी नहीं है। तो दोस्तों, ये एक प्रसंग था। दूसरी दूसरी खबर मैं आपसे आपको सुनाता हूं। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट हुई अक्टूबर 2024 में। 18 महीने लगभग हो गए, लेकिन दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार के राइजिंग राजस्थान जैसी बड़ी योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए के MOU साइन हुए।
यहाँ पर समिट हुई। समिट में बहुत सारे निवेशक आए और उन्होंने एमओयू साइन किए। लेकिन अ, उदयपुर के लिए 104 एमओयू साइन हुए थे और पूरे देश के लिए 100, पूरे प्रदेश के लिए उदयपुर के अलावा 191 हुए और कुल मिलाकर के 1195 एमओयू साइन हुए। उस 1195 निवेश प्रस्ताव तैयार किए गए। एमओयू हुए 18 महीने हो गए, लेकिन जमीन पर अभी तक भी बहुत सारे एमओयू नहीं उतर पाए हैं। बड़े जितने बड़े निवेश के एमओयू हैं, जो 125 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हैं, उन पे तो बिल्कुल ब्रेक लग गया। वो एक भी नहीं आया है अभी तक। और जो छोटे मोटे निवेशक थे, जिन्होंने छोटे छोटे एमओयू साइन किए, करोड़, दो दो करोड़, पांच पांच, दस दस, बीस बीस करोड़ के, उनमें भी 40% एमओयू ही धरती पर उतरे हैं, धरातल पर आए हैं, मतलब उन पे काम चालू हुआ है। अभी बाकी मतलब 60% लोग ऐसे एमओयू हैं, वो छोटे वाले भी, जिन पे काम शुरू ही नहीं हुआ। तो राज्य स्तर के एमओयू में 73% एमओयू ऐसे ही पड़े हैं, मतलब वो सब ठंडे बस्ते में पड़े हैं, उन पे धूल जम रही है, कोई देखने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो 27% हिस्सा ही क्रियान्वित हो सका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 125 करोड़ के से ऊपर वाले जितने भी एमओयू थे, मूल्य के एमओयू थे, वो अभी ठंडे बस्ते में ही पड़े हैं। मतलब ये कि छोटे मोटे निवेश प्रस्ताव पर थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट किसी न किसी कारण से रुके हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो कारण है वो प्रशासनिक अव्यवस्था का है। अव्यवस्था है, प्रशासन में की व्यवस्था में गड़बड़ है, और अधिकारियों के स्पष्ट जिले के अधिकारियों को अधिकार स्पष्ट नहीं दिए गए हैं। इस वजह से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो फाइलें अटकी हुई है। राइजिंग राजस्थान समिट के बड़े बड़े दावों की पोल खोलती दिखाई दे रही है। ये प्रशासनिक विफलता और भजनलाल सरकार की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है, तथा सरकार की अधिकारियों पर पकड़ ढीली होने के संकेत भी देता है। तो ये दोस्तों, ये खबर राजस्थान पत्रिका में छपी है, उससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एमओयू साइन हुए जो राजस्थान को औद्योगिक हब में बदल सकता है, उसके ऊपर इतनी लथारछिपन है, तो दूसरों की आप क्या कहेंगे। अगर निवेश आता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब यहाँ निर्माण होगा, उत्पादन होगा, लोगों को निर्माण वो रोजगार मिलेगा, और सरकार को टैक्स भी मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं, वो इतने अपने कमीशन खोरी में ही इतने व्यस्त हैं कि आगे सोच ही नहीं पाते हैं। इसी का एक नमूना आप रिफाइनरी जो लग रही है पचभद्रा में, अ, जालोर डिस्ट्रिक्ट में, अब पहले बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में था शायद वो, अब जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। उस का देख सकते हैं। मतलब 2013 में उसका वो हुआ था शिलान्यास, और आज 2026 हो गए हैं, अभी तक भी, अब शायद 4 तारीख को, मतलब कल, उसका उद्घाटन होगा। वो भी पूरी हुई है कि नहीं हुई है, उद्घाटन के लिए ही उद्घाटन करना है या उत्पादन भी शुरू हो जाएगा, ये भी पता नहीं है। तो ये सरकारें, मतलब सरकार के अधिकारी जो है, इन काम को डिरेल कर रहे हैं, और इसकी वजह से राजस्थान की जनता जो है सफर कर रही है। अभी एक और खबर आप देखिए, बिना बिना जाने ही राजस्थान के शिक्षा विभाग ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। उन्होंने स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड खरीद लिए, कंप्यूटर खरीद लिए, और कई चीजें खरीद। लेकिन आश्चर्य की बात यह है दोस्तों,
कि जिन स्कूलों के लिए ये खरीदे गए उन स्कूलों में बिजली ही नहीं है। बिना बिजली के स्मार्ट बोर्ड कैसे चलाएंगे, कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, कैसे बच्चे शिक्षित होंगे, कैसे बच्चे उनको चला पाएंगे और सीख पाएंगे। तो ये है हालत हमारे शिक्षा विभाग की, हमारी सरकार की और सरकार की अव्यवस्थाओं की। कम से कम ये जो आपने इतना स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और कंप्यूटर, ये सब खरीदने के पहले ये तो देख लेते भाई कि जिन स्कूलों के लिए खरीद रहे हैं 9,227 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है, और सरकारी विद्यालय 76 सरकारी विद्यालय शामिल हैं जिसमें, मतलब 7,076 सरकारी विद्यालयों में बिजली नहीं है। उनके लिए स्मार्ट बोर्ड खरीदे हैं, डिजिटल लर्निंग खरीद के लिए सामान खरीदा है, और कंप्यूटर। अब सरकारी बिजली के अभाव में, मतलब बिजली के अभाव में इन स्कूलों के स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट, पंखे और शुद्ध पेयजल के लिए लगाए गए फिल्टर तक उपयोग में नहीं आ रहे हैं। ऐसे डिजिटल शिक्षा का सपना अब अधूरा ही रहेगा। मतलब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपको मालूम है कि वहाँ बिजली नहीं है तो ये सब निवेश करने की जरूरत क्या थी। जब आ जाती, बिजली लग जाती, तब खरीदते। अब कह रहे हैं कि हम सोलर पावर लगाएंगे। अरे भाई, तो सोलर पावर पहले लगा देते फिर ये खरीदते। तो मतलब ये है कि कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर करना है, सामान खरीदना है, कमीशन खाना है, बस इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ रेगिस्तानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में भी विद्यालयों में हालात ज्यादा गंभीर हैं। क्षेत्र में बिजली नहीं होने से बच्चे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर पढ़ाई करने को मजबूर है। यह स्थिति तब है जब आज के 5-6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में घोषणा की कर चुके हैं कि अंतिम गांव तक बिजली पहुंचा दी है। और यहाँ 9,227 स्कूल बिजली से वंचित हैं, राजस्थान के अंदर ही। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिजली है ही नहीं, लेकिन सरकार है, कुछ भी घोषणा कर सकती है। बहुत से विद्यालयों में बिजली कनेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन बिजली नियमित नहीं मिल रही है। प्रदेश में अनेक विद्यालय भवन जर्जर हैं तथा उनको रिपेयर कराने का कोई अभी तक, पिछले साल भी कई स्कूल गिर गए थे और तब भी ये बात उठी थी कि हम इनको रिपेयर कराएंगे ये। लेकिन अब जुलाई, मतलब सेशन चालू हो गया है, तब भी वो जर्जरी हैं और बच्चों को जो है डर लगता है वहां पर बैठने में कि कब छत गिर जाए। विदेश अनेक विद्यालय भवन जर्जर हैं रहे हैं तथा कक्षा कक्ष की कमी है। बहुत से विद्यालयों में एक ही कमरे में दो दो तीन तीन क्लासें लग रही है। कई स्कूलों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय व डिजिटल कक्ष जैसी सुविधाएं केवल कागजों में है, मतलब है ही नहीं, घोषणा कर दी कि ये है। तो ये जो लापरवाही चल रही है और जो हेरफेर चल रही है, भजनलाल सरकार के निकम्मेपन को दर्शाती है। भजनलाल सरकार को इन चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और इस तरह की खबरें जो बाहर आ रही है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।